हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने रोहत स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं हमारे सभी साथी बढ़िया होंगे। देखिए, करंट अफेयर की हमारी सीरीज शुरू हो चुकी है सितंबर के महीने से। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4-5 महीने हम पूरे कर चुके हैं और जनवरी के महीने क्लास हमने शुरू कर दी है। 2 क्लासें हमारी हो चुकी हैं और आज हम उसकी तीसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी साथी जिन्होंने अभी तक जनवरी महीने की 2 क्लासें नहीं देखी, आप जाके देख लीजिए, क्योंकि सभी सवाल उसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए, जनवरी महीने की तीसरी क्लास हम आज शुरू करते हैं और इस क्लास में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हम लोगों ने 30 के आसपास। तो सभी साथी क्लास को पूरा देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि आगामी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर एक ऐसा विषय है जो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, अभी तक जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे हमारे वीडियो के। देखिए, तो आज का पहला सवाल क्या रहेगा आपका कि विश्व ब्रेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस हम किस तारीख को मनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रतिवर्ष मनाते हैं हम लोग 4 जनवरी को। साथियों, कब मनाते हैं? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए हर साल 4 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें हम लोग, तो ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन थे? तो लुई ब्रेल थे, जिनकी जयंती का ये प्रतीक है और जिनका जन्म हुआ था 1809 में। ये भी याद रख लो आप लोग। और जन्म कहाँ पर हुआ था? तो फ्रांस में। ध्यान रखिएगा आप लोग। और बात करें इसका अनाउंसमेंट कब हुआ था? तो 2018 में, यानी कि 2018 में इसकी घोषणा की गई थी। और पहली बार ये कब मनाया गया था? 2019 में। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि पहली बार विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? 2019 में। और इसका अनाउंसमेंट कब हुआ था? 2018 में। और इसे कब मनाते हैं प्रतिवर्ष? 4 जनवरी को। चलिए आगे देखते हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन परिचालन किस रूट पर किए जाने की योजना है? देखिए, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ये कहां पर भैया? तो यह गुवाहाटी और कोलकाता, यानी गुवाहाटी, कोलकाता या फिर हावड़ा कह दो आप लोग। तो भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और कोलकाता के बीच में संचालित की जाएगी। यह एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी, जिसकी स्पीड कितनी होगी? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, इस ट्रेन का निर्माण किसने किया है? तो ICF यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा किया गया है। और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए इसमें स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कब चलाई गई? ध्यान रखना आप लोग। क्षमता की बात करें तो इसमें कुल यात्री क्षमता कितनी रहेगी? 823 के आसपास। तो ये सारे पॉइंट भी आप ध्यान रखना। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और कोलकाता के बीच में संचालित की जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में भारतीय सेना की कौन सी विशेष टुकड़ी पहली बार कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी? किस पर? कर्तव्य पथ पर मार्च करने जा रही है। कौन सी पहली टुकड़ी? टुकड़ी कौन सी होगी? पशु टुकड़ी। ध्यान रखना, पशु टुकड़ी। तो 2026 के गणतंत्र दिवस परेड में पशु टुकड़ी पहली बार अपना कौशल दिखाएगी। अब इसमें क्या होगा? वेक्ट्रियन ऊंट यानी कि 2 कोवड़ वाले, जास्कर टट्टू, शिकारी पक्षी और सेना के कुत्ते इसमें शामिल होंगे। ध्यान रखना आप लोग। तो वेक्ट्रियन ऊंट जानते हो आप लोग, 25,000 फीट की ऊंचाई पर और अत्यधिक ठंड में 250 किलोग्राम तक का भार उठाने में सक्षम होते हैं, जो लद्दाख जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सेना के कुत्तों को क्या बोलते हैं? साइलेंट वॉरियर्स कहा जाता है, जो निगरानी और जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं उनको ढूंढने में मदद करते हैं। उसके अलावा जास्कर टट्टू लद्दाख की एक स्वदेशी नस्ल है। तो ये सब टुकड़ी बनेगी इनकी और भाग लेंगे गणतंत्र दिवस 2026 में। आगे चलते हैं। वर्ष 2026 के लिए तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का पहला आयोजन किस गांव में किया जाएगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। जल्लीकट्टू कहाँ मनाते हैं? तो तमिलनाडु में। याद रखना। और इसका संबंध कौन से उससे है? तो पोंगल। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। तो वो गांव का नाम क्या होगा जिसका पहला आयोजन होगा? तो उस गांव का नाम होगा थाचन कुर्ची। क्या नाम होगा? थाचन कुर्ची। तो तमिलनाडु में 2026 में सीजन का पहला जल्लीकट्टू आयोजन कहां पर? तो पुडुक्कोट्टई एक जिला है वहां पर, और उस जिले में एक गांव पड़ता है थाचन कुर्ची, वहां पर ये शुरुआत होगी। इसका आयोजन कब होगा? 3 जनवरी 2026 को होगा। और प्रतियोगिता में लगभग 900 से अधिक बैल और 300 से अधिक खिलाड़ी ने भाग लिया है। तो 900 से अधिक बैल होंगे और 300 से अधिक इसमें क्या होंगे? खिलाड़ी होंगे।
और यह पारंपरिक खेल पोंगल उत्सव का ही एक अभिन्न अंग है, जो तमिलनाडु की ग्रामीण संस्कृति वीरता का प्रतीक है। ये भी ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन तीन उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है? अभी हाल ही में 3 राज्य में नए उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, और वो राज्य कौन कौन से हैं? तो वो राज्य हैं केरल, पटना और मेघालय। तीनों याद रखना साथियों, केरल, पटना और आपका मेघालय। जनवरी के महीने में इन तीनों में ही नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, केरल, पटना और मेघालय। अगर बात करें सोमेन सेन की, तो ये बने हैं केरल में, ये केरल के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बात करें संगम कुमार साहू की, तो ये कहाँ के बने हैं? पटना के। और बात करें रेवती प्रशांत मोहिते, और ये बने हैं मेघालय के। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो सोमेन सेन केरल के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, संगम कुमार साहू पटना के बने हैं, रेवती प्रशांत डोरे ये किसके बने हैं? ये बने हैं साथियों मेघालय के। और 2 आर्टिकल भी याद रखना आप लोग। ये नियुक्तियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 से होती हैं, और स्थानांतरण किससे होता है? 200 अनुच्छेद 22 से, यानी अनुच्छेद 222 से। तो अगर नियुक्ति पूछेगा तो अनुच्छेद 217, और पूछेगा स्थानांतरण यानी ट्रांसफर तो 222। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 1 जनवरी 2026 से यूरो मुद्रा अपनाकर यूरोजोन का 21वां सदस्य कौन सा बना है? देखिए, यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 21वां सदस्य देश कौन सा बना है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना आप लोग। उस देश का नाम क्या है? बुल्गारिया। क्या नाम है? बुल्गारिया। तो बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 से अपनी राष्ट्रीय मुद्रा लेव को छोड़कर, इसकी मुद्रा क्या थी? लेव, और लेव को इसने छोड़ दिया है, और लेव को छोड़कर यूरो को अपनाने वाला 21वां देश बन चुका है। इससे पहले 2023 में क्रोएशिया यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां देश था। तो 20वां कौन था? क्रोएशिया। और 21वां कौन सा हो गया है? बुल्गारिया। और बुल्गारिया की मुद्रा क्या थी? लेव, उसने वो त्याग दी है। तो बुल्गारिया 2007 में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था, और राजधानी क्या है इसकी? सोफिया। तो राजधानी भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जिसने अपनी मुद्रा चेंज की है उसकी राजधानी भी याद रखना, सोफिया। आगे चलते हैं। तंबाकू उत्पादों और पान मसाला पर नया अतिरिक्त उत्पादक शुल्क कब से प्रभावी होगा? तो अतिरिक्त उत्पादक शुल्क ये कब से हो रहा है लागू? तो ये हो रहा है साथियों 1 फरवरी से। कब से? 1 फरवरी 2026 से हम कह सकते हैं। कब से होगा ये होगा 1 फरवरी 2026 से। इन उत्पादों को अर्थशास्त्र में क्या? सिन गुड्स की श्रेणी में रखा गया है। इसमें सिन गुड्स, जिन पर पहले से ही उच्चतम यानी कि 28% प्लस जीएसटी लगता है। और वर्तमान में पान मसाला और सिगरेट जैसे उत्पादों पर लगभग 40% जीएसटी और उपकर लागू होता है। कितना? सर्वाधिक है 40% जीएसटी। और भारत में तंबाकू नियंत्रण और विनियमन के लिए कोटपा एक्ट 2003 मुख्य कानून है। ये ध्यान रखना आप लोग, किसके लिए है ये? तंबाकू नियंत्रण और विनियमन के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? तो किनको किया गया है? तो वो है मैत्री पुष्पा। तो पुष्पा नाम से तुम याद ही रखोगे आप लोग। तो वरिष्ठ हिंदी लेखिका मैत्री पुष्पा को प्रतिष्ठित इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से नवाजा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसमें राशि कितनी मिलती है? 1 प्रशस्ति पत्र मिलेगा, स्मृति चिन्ह मिलेगा, और 11 लाख रुपए की राशि नकद दी जाएगी। तो इसी समारोह में इफ्को युवा साहित्य पुरस्कार लेखिका अंकिता जैन को उनकी पुस्तक ओरे किसान के लिए दिया गया है। ये याद रखना, पुस्तक ओरे किसान किसकी है? अंकिता जैन की। चलिए आगे देखते हैं। 70 लाख से अधिक आबादी वाला कौन सा शहर भारत का पहला स्लम फ्री शहर बनने की ओर अग्रसर है? यानी कि स्लम फ्री, जहां पर स्लम आबादी नाम मात्र की रहेगी, तो स्लम फ्री, तो स्लम फ्री शहर बनने की ओर अग्रसर है, तो वो है सूरत। कौन सा देश? सूरत। और सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो वो है आपका सूरत यानी कि गुजरात। तो गुजरात का सूरत शहर 70 लाख से अधिक की आबादी के साथ देश का पहला स्लम फ्री शहर बनने के करीब है। सूरत में झुग्गी बस्तियों की आबादी 2006 में 36% थी, जो कि वर्तमान में घटकर कितनी रह गई है? 5%। यानी कि 36% से यह आंकड़ा 5% पे पहुंच गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत इन सिटू पुनर्विकास मॉडल अपनाया है,
वर्तमान में 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में चंडीगढ़ भारत का पहला स्लम फ्री शहर माना जाता है। तो अगर 10 लाख तक की बात होगी तो आपका चंडीगढ़, और सूरत को भारत की डायमंड सिटी या फिर आपका टेक्सटाइल हब के नाम से भी रूप में भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास गल्फ सीड 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखना आप लोग, तो गल्फ सीड 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो साथियों ये हुआ है आपका सऊदी अरब में। कहाँ पर हुआ है? सऊदी अरब में। तो गल्फ सील 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास का शुभारंभ 4 जनवरी 2026 को सऊदी अरब में किया गया। और खाड़ी देश में कौन कौन आते हैं? सऊदी अरब हो गया, यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान शामिल है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, खाड़ी देश है ना। कभी कभी एग्जाम में सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी देशों में नहीं आता? तो सब याद रखना आप लोग। सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत, बहरीन, कतर और आपका ओमान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति किस राज्य ने लॉन्च की है? तो किस राज्य ने की है? तो वो की है तमिलनाडु ने। किस राज्य ने की है? तमिलनाडु ने। तो तमिलनाडु ने भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू की है या लॉन्च की है। मुख्यमंत्री वहां के कौन है? एम.के. स्टालिन, इन्होंने इसका अनावरण किया है। इस नीति के तहत सरकार 100 डीप टेक स्टार्टअप्स को समर्थन देगा और 100 करोड़ रुपए का फंड इसमें आवंटित होगा। सम्मेलन में बेटर कंप्यूट वर्क्स द्वारा एआई डेटा सेंटर के लिए 5,000 करोड़ के निवेश की भी घोषणा की गई है। इस पहल का उद्देश्य क्या होगा? राज्य को एआई और उन्नत तकनीक का वैश्विक केंद्र बनाना है। चलिए, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किसे घोषित किए जाने की योजना बनाई है? तो बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट कौन बना है? तो उसका नाम है केई पन्नौर। कहाँ पड़ता है ये? अरुणाचल प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का नवगठित जिला क्या नाम है उसका? केई पन्नौर भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ध्यान रखना। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन बनने जा रहा है? केई पन्नौर। और इस परियोजना को एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और जिला प्रशासन के सहयोग से लागू किया जाएगा। बायो हैप्पी अवधारणा का उद्देश्य क्या है? कि जैव विविधता संरक्षण और मानव कल्याण को एक साथ जोड़ना है। और यह जिला मुख्य रूप से निसी समुदायों का निवास स्थान है और इसे लोअर सुबनसिरी जिले से अलग करके बनाया गया था। ध्यान रखना आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अवतार ग्रुप की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए भारत का सबसे अच्छा शहर, तो महिलाओं के लिए भारत का सबसे अच्छा शहर कौन है? यानी कि टॉप सिटी रैंक में, तो वो है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु सबसे अच्छा शहर है महिलाओं के लिए, ध्यान रखना। तो बेंगलुरु को 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे या भारत का शीर्ष शहर घोषित किया गया है। बेंगलुरु ने 53.29 स्कोर के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि चेन्नई दूसरे स्थान पर रहा है। ध्यान रखिएगा आप लोग। यह रैंकिंग 2 मुख्य मानदंडों को आधारित है, एक सामाजिक समावेशन और दूसरा औद्योगिक समावेशन। तो इनमें टॉप रैंक किसको मिली है? बेंगलोर को मिली है। इस टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया रिपोर्ट के चौथे संस्करण में 125 शहरों का सर्वेक्षण किया गया था। उसमें टॉप पर रहा है बेंगलोर, दूसरे पर रहा है चेन्नई। चलते हैं आगे। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया है? किसको बनाया गया है? कतर को। तो नाम ध्यान रखना साथियों, कतर को। 53वें संस्करण में कतर को गेस्ट ऑफ ऑनर देश के रूप में चुना गया है। आयोजन की बात करें तो 10 से 18 जनवरी 2026 तक भारत मंडप नई दिल्ली में ये किया जाएगा। मेले की थीम क्या रहेगी? भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और बुद्धिमत्ता @75। तो इसलिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम भी आप लोग याद रखना। थीम क्या है? तो भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और बुद्धिमत्ता @75। इस वर्ष स्पेन मेले का फोकस देश रहेगा। तो फोकस कंट्री पूछेगा तो स्पेन है, और बात करें आप लोग गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है? तो वो कतर है। और पहली बार पुस्तक मेले में सभी अंतुकों के लिए प्रवेश निःशुल्क किया गया है इस बार का। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस ज्योतिर्लिंग मंदिर में स्वाभिमान पर्व और शौर्य यात्रा का भव्य आयोजन किया गया है? तो देखिए, स्वाभिमान पर्व और शौर्य यात्रा का भव्य आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये साथी हुआ है सोमनाथ मंदिर। और सोमनाथ मंदिर के बारे में जानते हो आप लोग,
कहाँ पड़ता है ये पड़ता है गुजरात, सौराष्ट्र के गुजरात में। तो गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर में ऐतिहासिक स्वाभिमान पर्व और शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया है। और यह आयोजन 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा किए गए हमले की 1000वीं वर्षगांठ और मंदिर की पुनः स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर किया गया है। आप जानते हो महमूद गजनवी ने इस पर कई बार आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, तो उसको 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उसके अलावा इसकी पुनः स्थापना के लिए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसी उपलक्ष्य में तो स्वाभिमान पर्व और शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस शौर्य यात्रा का नेतृत्व किया, जिसमें 108 घोड़ों के साथ एक शोभा यात्रा निकाली गई। तो ध्यान रखना आप लोग, क्वेश्चन यही पूछ सकता है, 108 घोड़े। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है और यह हिरण्य नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? नदी बिल्कुल इंपॉर्टेंट याद है, नाम याद रखना आपकी, हिरण्य नदी के तट पर यह स्थित है। आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके आधुनिक पुनर्निर्माण का प्रस्ताव रखा था और यह 1951 में पूरा हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखना सोमनाथ मंदिर से। सोमनाथ मंदिर को आप जानते हो महमूद गजनवी ने बहुत बार लूटा था, है ना। उसके बाद में इसका पुनः स्थापना भी की गई थी, तो उसके 75 साल पूरे हो चुके हैं। उसी उपलक्ष्य में स्वाभिमान पर्व और शौर्य यात्रा का आयोजन वहां पर किया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्या है, कैंसर की प्रारंभिक जांच के लिए किस राज्य ने आशा-1 मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? कौन सा? आशा-1। तो साथी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, आशा-1 मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है, तो वो क्या है? गुजरात ने। किसने किया है? गुजरात ने। तो गुजरात सरकार ने कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए आशा-1 नामक मोबाइल यूनिट की शुरुआत कर दी है। इसका शुभारंभ वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में किया, जिसका उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना है। यह वैन स्तन, सर्वाइकल, मुंह और फेफड़ों सहित 10 प्रकार के कैंसर की स्क्रीनिंग करने में सक्षम होगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह पहियों पर अस्पताल की तरह है, जिसमें मैमोग्राफी मशीन और टेली कंसल्टेशन की सुविधा भी मौजूद होगी। यह पहल का संचालन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से किया जा रहा है। तो ध्यान रखना आप लोग, गुजरात सरकार ने ये शुरू किया है आशा-1। आगे चलते हैं। भारत की पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत ये हुई है आपकी वायनाड केरल में। कहाँ पर? वायनाड केरल में। तो केरल के वायनाड में भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत का उद्घाटन हो चुका है। इसका वर्चुअल उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, क्या नाम है उनका, सूर्यकांत द्वारा 6 जनवरी 2026 को किया गया। प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए इसमें AI टूल्स और डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्तित्व को समर्पित है? तो 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस साथियों हम 12 जनवरी को मनाते हैं और किन की स्मृति में मनाते हैं? तो सभी को याद भी होगा, स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। और थीम क्या रहेगी आपकी? इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड, यानी स्वयं को प्रज्वलित करें, विश्व को प्रभावित करें। तो थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग, इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड। भारत सरकार ने 1984 में इस दिवस को मनाने का अनाउंसमेंट यानी कि घोषणा की थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि 1984 से हम दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया था और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसने की? विवेकानंद जी ने। कब की? 1897 में। और शिकागो में भाषण कब दिया था? 1893 में। तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में आयोजित विल फॉर पीस 2026 अभ्यास में किस समूह की नौसेनाओं ने भाग लिया है? तो याद रखना आप लोग, विल फॉर पीस 2026, विल फॉर पीस। तो इसमें ब्रिक्स प्लस देशों ने इसमें क्या करा भाई? भाग लिया है। और ब्रिक्स में कौन कौन देश आते हैं ये सभी को पता भी होगा, उसमें अपना भारत भी है। तो विल फॉर पीस 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास में
ब्रिक्स प्लस देशों ने भाग लिया है। यह अभ्यास दक्षिण अफ्रीका के समुद्री क्षेत्रों में कब हुआ? 9 से 16 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया। इसमें मुख्य रूप से चाइना, रूस, ईरान, दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं ने भागीदारी ली है। इस अभ्यास का नाम पुराना क्या था? एक्सरसाइज मोशी, MOSI था, और इसका उद्देश्य समुद्री आर्थिक गतिविधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन यानी कि ड्रिंक फ्रॉम टैप के तहत 24/7 शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो बिल्कुल शुद्ध जल 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध कराने वाला शहर कौन सा बन चुका है? तो वो है आपका पुरी। और पुरी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। ध्यान रखना साथियों, उड़ीसा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा का पुरी शहर ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन के तहत सभी घरों में सीधे नल से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर बन चुका है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का, ध्यान रखना पुरी। और यह सुजल मिशन का हिस्सा है जिसे केंद्र सरकार की अमृत योजना यानी कि अटल मिशन के साथ जोड़ा गया था। यहाँ का पानी BIS मानकों के अनुरूप है जिसे बिना उबाले या फिल्टर के पिया जा सकता है। इस परियोजना की नींव 2021 में पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी द्वारा रखी गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नासा के हबल टेलीस्कोप ने हाल ही में बिना तारों वाली एक असफल आकाशगंगा खोजी है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? तो क्लाउड-9। क्या नाम है साथियों उसका? क्लाउड-9। तो क्लाउड-9 नामक एक दुर्लभ असफल आकाशगंगा की खोज की गई है। यह मुख्य रूप से न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस और डार्क मैटर से बनी हुई है। यह खोज ब्रह्मांड के डार्क यूनिवर्स और आकाशगंगाओं के विनिर्माण की प्रक्रिया को समझाने में मदद करेगी। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। क्या नाम है इसका? क्लाउड-9। चलिए आगे देखते हैं। विशाखापत्तनम में विमोचित पुस्तक अग्नि सरसुलो विकासिंचना कमलम किस व्यक्तित्व पर आधारित है? तो ये देखिए जो पुस्तक है आपकी किन पर आधारित है? तो ये है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यह पुस्तक भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संघर्षपूर्ण जीवन और सफलता पर आधारित है। तो राष्ट्रपति भी हैं, क्वेश्चन इसलिए भी आपका इंपॉर्टेंट है कि देश की प्रेसिडेंट है। इसके लेखक कौन है? तो इनका नाम है यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद हैं, जो एक प्रसिद्ध साहित्यकार और पूर्व सांसद हैं। शीर्षक का अर्थ क्या है? आग के बीच खिला कमल। तो इंपॉर्टेंट है, जो विपरीत परिस्थितियों में राष्ट्रपति मुर्मू की जीत का प्रतीक है। लेखक ने अब तक 73 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी हो चुकी हैं। चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो अभी हमने इसी वीडियो में पढ़े हैं केरल के, पटना के और मेघालय के। अब हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो उनका नाम है मनोज कुमार गुप्ता। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता नाम ध्यान रखिएगा आप लोग। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने 10 जनवरी 2026 को देहरादून स्थित लोक भवन में पद की शपथ ली है। इससे पहले वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में भी काम कर चुके हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? जब वो बना था 9 नवंबर 2000 को। आगे देखते हैं। महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2026 के सभी मैच किन 2 शहरों में आयोजित किए जाएंगे? तो WPL चल रहा है इस समय, WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग। अब ये सारे के सारे मैच कहाँ पर होंगे? नवी मुंबई और बड़ोदरा में। तो इन 2 शहरों में आपके आयोजित किए जाएंगे। देखिए WPL के चौथा सीजन है 2026 का। सभी मैच नवी मुंबई बड़ोदरा में खेले जाएंगे। आयोजन की बात करें तो ये 9 जनवरी से लेकर आपका 5 फरवरी 2026 तक ये होंगे। पहला मैच आपका नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। और पिछला सीजन 25 वाला मुंबई इंडियंस जीती थी। आगे देखते हैं। भारत ने पहली ड्रोन रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। भारत ने अपनी ड्रोन रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो कौन सा मिशन है? मिशन सुदर्शन चक्र। साथियों कौन सा? मिशन सुदर्शन चक्र। तो भारत सरकार ने एंटी ड्रोन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की है। और मिशन का लक्ष्य क्या होगा? 2035 तक पूर्ण रूप से विकसित और आत्मनिर्भर
रक्षा कवच तैनात करना है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो किस राज्य की पुलिस ने रैंक में फर्स्ट नंबर प्राप्त किया है वो हमको बताना है। तो वो है उत्तराखंड पुलिस। तो इस मामले में उत्तराखंड पुलिस को पहले नंबर पर रखा गया है। उत्तराखंड पुलिस ने ICJS 2.0 रैंक में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हरियाणा पुलिस इसमें दूसरे नंबर पे आई है और असम पुलिस इसमें आई है तीसरे नंबर पे। देखिए, ICJS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पुलिस, कोर्ट और जेल के डेटा को वन डेटा वन एंट्री सिद्धांत पर एकीकृत है आपका। इस प्रणाली से जांच में तेजी आती है और आपराधिक न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनी रहती है। तो इसके अलावा उत्तराखंड HDRP को महाकुंभ 2025 में सेवाओं के लिए राष्ट्रीय सम्मान भी मिल चुका है। तो देखिए, क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा आपका। उत्तराखंड पुलिस को पहले स्थान पर रखा गया है इस श्रेणी में। किस देश की सरकार ने BCCI की कार्यवाही के जवाब में IPL के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो लगाया है बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश सरकार ने IPL 2026 के प्रसारण पर अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है अपने देश के अंदर। यह निर्णय BCCI की कार्यवाही के विरोध में किया गया है। विवाद का मुख्य कारण क्या था? मुस्ताफिजुर रहमान को KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स से रिलीज किया जाना था। साथ ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 2026 T20 वर्ल्ड कप मैचों को भारत से हटाने की मांग भी की थी। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बांग्लादेश भारत के मैचों को हटा दे या फिर ऐसे कुछ कर दे। तो इसीलिए बांग्लादेश की सुनवाई नहीं हुई, उसने ये काम इसलिए कर दिया है। तो बांग्लादेश चाहता था कि उनके मैच भारत की बजाय श्रीलंका में खेला जाए। अब बताओ, बांग्लादेश ही भारत की होड़ करने लगा है कि जैसे इनके मैच श्रीलंका में ICC या BCCI से खिलवा देगा। तो यही कारण है आपका कि बांग्लादेश ने अपने देश के अंदर IPL के सारे मैचों को प्रतिबंध कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो खेलो इंडिया बीच दो गेम्स 2026 का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ध्यान रखना, ये किया जाएगा दीव के अंदर। कहाँ पर साथियों? दीव। तो याद रखिएगा आप लोग, दूसरा संस्करण दीव के घोकला बीच पर आयोजित किया जाएगा। आयोजन कब होगा इसका? 5 से 10 जनवरी 2026 को। और इन खेलों में देश भर से 2100 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूचना मंत्रालय ने बदलता भारत मेरा अनुभव अभियान के तहत कितनी श्रेणियों में विजेताओं को घोषित किया है? देखिए, बदलता भारत मेरा अनुभव अभियान के तहत कितनी श्रेणियों में विजेताओं को ये पुरस्कार दिया है? तो 4 में। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस अभियान के तहत कुल 4 श्रेणियों में विजेताओं की घोषणा की है। ये 4 श्रेणियां क्या होंगी आपकी? इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, शॉर्ट ऑडियो विजुअल, स्टोरी और आपका ब्लॉग लेखन। तो इन सब में पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रमुख विजेताओं में इंद्रजीत मसंकर इंस्टाग्राम के, मंथन रोहित यूट्यूब से और कृष्ण गुप्ता ब्लॉग शामिल हैं। यह अभियान माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। यह पहल विकसित भारत 2047 विजन से जुड़ी हुई है। तो साथियों, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। उम्मीद करता हूं हमारे सभी साथियों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, उनकी थ्योरी सही लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बाकी अपने मित्र में भी शेयर करें। इसकी PDF मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो यहाँ आप लोग जुड़ जाइए। उसके अलावा ये PDF सब मिलेंगे आपको हमारे एप्लीकेशन पे, रोज स्टडी पॉइंट। आज ही अभी आप डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है आप लोगों को। उसके अलावा कोई आपकी क्वेरी है तो मेरा WhatsApp नंबर भी है, इस पर आप लोग पूछ सकते हैं। तो साथियों, कल मिलेंगे फिर आपकी चौथी क्लास में करंट अफेयर की जन बढ़ेगी। तब तक के लिए बाय।